प्रस्तावना से ये मालूम होता है कि हमारे उद्देश्य क्या हैं, हमारे लक्ष्य क्या हैं, हम किन आदर्शों को प्राप्त करना चाहते हैं, संविधान के स्रोत क्या हैं, संविधान निर्माताओं की उस समय क्या आकांक्षाएं रही, हम किस दिशा की तरफ जा रहे हैं, किस स्वतंत्रता, कौन सी न्याय की, कौन सी हम समता की बात करते हैं, सब हमें मालूम चलता है, प्रस्तावना से चलता है। हमारे किस प्रकार की हमारी प्रकृति है, सब कुछ में आप लोगों को यहाँ पे मालूम होता है। हम कौन कौन से लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, कौन सी न्याय की, कौन सी स्वतंत्रता, कौन सी समता की हम लोग बात करते हैं। प्रस्तावना से फिर हमने कई बातें पढ़ी थी कि प्रस्तावना पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से प्रभावित है, इसलिए हम इसे उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। प्रस्तावना के बारे में यही पढ़ा था कि आपका बेरुवारीवाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था, राष्ट्रपति द्वारा सलाह मांगी गई थी अनुच्छेद 143 के तहत, कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, ये ध्यान रखें, इसमें संशोधन नहीं कर सकते। फिर हम लोगों ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य पढ़ा और उसमें माननीय न्यायालय ने कहा कि यस, प्रस्तावना संविधान का अंग है और जिस तरह संविधान में संशोधन कर सकते हैं वैसे ही प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकते हैं, लेकिन मूलभूत ढांचा नष्ट नहीं होना चाहिए। मूलभूत आधारभूत ढांचा है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। और इसी के बाद 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ, 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन हुआ, इस बात को ध्यान रखें। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, प्रस्तावना की भाषा, और हम लोग कहेंगे कि आप लोगों के प्रस्तावना, दोनों शब्द अलग अलग हैं। हम लोग कहेंगे प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो आप लोग कहेंगे सर अमेरिका, है ना। लेकिन आपसे हम भारत के लोग, यानी प्रस्तावना जो भाषा है वो प्रस्तावना की भाषा कहां से प्रभावित हो गई, तो प्रस्तावना की जो भाषा प्रभावित होगी वो कहां से होगी, ऑस्ट्रेलिया से। तो दोनों बातें अलग अलग है। आपसे पूछे प्रस्तावना तो आप कहेंगे अमेरिका के संविधान से, आप कहेंगे प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है, आप लोग कहेंगे ऑस्ट्रेलिया से। डालिए बेटा, मैंने पीडीएफ, कौन कह रहा नहीं डाली, बताइए मुझे। मैंने कल आप लोगों को क्लास ली थी तो क्लास के बाद मैंने पीडीएफ डाली है, आप ज्वाइन कर ले, है ना। और इस समय तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रहेगा आप लोगों को कि आप किताब मंगवा लो, मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट रहेगा, है ना। और इस समय आप लोगों के यहाँ पे 25 तारीख तक आप लोग मंगवाते हो तो आप लोगों को किताबों में बहुत कुछ आप लोगों को मिल रहा है और कोर्स के साथ आपको बुक्स है वो आप लोगों को बिल्कुल घर पहुंच रही है। तो मेरे हिसाब से घर मंगवा लेंगे, आपके बहुत अच्छा रहेगा, आप डिस्टर्ब नहीं रहेंगे। कहां तक आप पीडीएफ प्राप्त करेंगे, ये बुक मैं पढ़ा रहा हूं, इस बुक में ना मैंने कोमा जोड़ा है ना मैंने कोमा उठाया है, जो अपने इंडिया पॉलिटी की बुक है वही बुक मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। ये बुक है, आप लोग यहां से ऑनलाइन मंगवा सकते हैं आप लोग, है ना। तो ये बुक ही पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को, तो बाकी पीडीएफ आप लोगों को मैं लगातार डालता रहूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग की उद्देश्य प्रस्ताव है वो हम लोग कहेंगे कि पंडित नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, कब, 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन चल रहा था, वार था शुक्रवार। शुक्रवार के दिन पंडित नेहरू के द्वारा संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया और उद्देश्य प्रस्ताव के समय प्रथम अधिवेशन चल रहा था और यह भी कहा गया था कि आज इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दो, लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव को पारित नहीं किया गया। आप कहेंगे सर क्यों नहीं किया गया, मैं कहूंगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब और एमआर जयकर साहब दोनों ने इसका विरोध किया कि देखिए हम उद्देश्य प्रस्ताव को आज पारित करेंगे तो आज पारित करेंगे, और आज हमें मालूम है कि आज मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर रखा है संविधान सभा की बैठक का, इसलिए अगर हम इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित करेंगे तो मुस्लिम लीग को मौका मिलेगा, ये है ना, और मौका मिलेगा तो उसका विरोध करेगा और हमारे बातें खिलाफ हो जाएंगी। तो यहां पे ध्यान रखें आप लोग, उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर को क्यों पारित नहीं किया गया, आराम से बताएंगे सर इसलिए पारित नहीं किया गया क्योंकि यहां मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। और पारित करने का विरोध किसने किया, आप लोग कहेंगे डॉक्टर अंबेडकर और एमआर जयकर साहब, दोनों की अच्छी जोड़ी होती थी और दोनों ने इसका विरोध किया। संविधान सभा द्वारा फिर बाद में मुस्लिम लीग आएगा, फिर इसे पारित किया जाएगा। पारित कब करेंगे, 22 जनवरी 1947 को। अब देखो सवाल कैसे पूछेगा आप लोगों से कि बताइए संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया। आप लोग कहेंगे सर संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव है वो प्रथम अधिवेशन में रखा गया। फिर आपसे पूछेगा कि संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया गया, आप लोग कहेंगे सर द्वितीय अधिवेशन पारित किया गया। दोनों बातें क्लियर है, रखा गया था वो आपके 13 दिसंबर शुक्रवार को जब प्रथम अधिवेशन चल रहा था, जब पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को, तो अधिवेशन कौन चल रहा था, अधिवेशन द्वितीय चल रहा था। क्लियर। अब बात करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव में अनुच्छेद कितने थे, आप लोग कहेंगे 8। ये भी अच्छा क्वेश्चन बनेगा। प्रस्तावना को स्वीकार किया गया, प्रस्तावना लागू हुई। अब देखो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कहेंगे प्रस्तावना को स्वीकार किया गया 17 अक्टूबर 1949 को, और आपको मालूम है कि हमारा संविधान बनके जो तैयार हुआ
वो 26 नवंबर 1949 को तैयार होगा। ये बात भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया। संविधान लागू होने की जो तिथि है वो आप लोगों के अनुच्छेद 394 में लिखी हुई है। अनुच्छेद 394 में लिखी हुई है कि संविधान जो लागू होगा वो 26 जनवरी 1950 को होगा। अक्सर विद्यार्थी यहाँ मात खा जाता है और यहाँ दो चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे आप लोग, है ना। तो ये बिल्कुल आप लोगों को मालूम होना चाहिए अच्छी तरीके से कि प्रस्तावना संविधान बनके कब तैयार हुआ। ये बात कहां लिखी हुई है, आप लोग कहेंगे सर प्रस्तावना में लिखी हुई है 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हुआ। संविधान लागू कब हुआ ये तिथि कहां लिखी हुई है, आप प्रस्तावना मत कर देना इसे। संविधान लागू हुआ वो ध्यान रखें आप, वो 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। ये बात अनुच्छेद 394 में लिखी हुई है कि 15 अनुच्छेद तो खुद यानी 15 अनुच्छेद और एक अनुच्छेद स्वयं, ये आपके 16 अनुच्छेद यहां लागू होते हैं। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 जो कि नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 60 है जो कि शपथ से संबंधित है राष्ट्रपति के। अनुच्छेद 324 है जो कि राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद आप लोगों के 388 है, 380 है, 391, 392, 394, 379 है, अंतरिम संसद है, 380 है जो कि अंतरिम राष्ट्रपति रिलेटेड वो अनुच्छेद है, वो आप लोग यहां लागू हुए। तो ये विशेषकर आप लोग ध्यान रखेंगे। सवाल बनता है प्रस्तावना लागू कब हुई, ये अपने आप में एक सवाल है। प्रस्तावना में लिखा है गणराज्य शब्द, और गणराज्य का मतलब है कि देश का जो सर्वोच्च होता है वो एक निर्वाचित होता है, चाहे वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हो। जो सर्वोच्च होता है वो निर्वाचित होता है, वो देश गणराज्य कहलाता है। और हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो राष्ट्रपति जी हैं उनके द्वारा जो पदभार ग्रहण किया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो पद ग्रहण किया गया वो पद ग्रहण कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। इसलिए हमारा देश गणतंत्रात्मक देश कब बना, गणराज्य कब बना, 26 जनवरी 1950 को। इसलिए प्रस्तावना भी कब लागू होगी, 26 जनवरी 1950 को। ऐसे ही फैक्ट आप लोगों से पूछे जाएंगे और आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या पूछ रहा है। देखिए प्रस्तावना लागू कब हुई, अब बच्चा मात खा जाएगा, वो कहेगा यार कब हुई मालूम नहीं है। आपसे पूछेगा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, आप कहेंगे संविधान लागू हुआ, और पहला ऑप्शन वो यही डालेगा संविधान। नहीं नहीं नहीं, हमारे देश के राष्ट्रपति का चुनाव 24 जनवरी 1950 को हो गया, लेकिन उन्होंने अपना जो पदभार संभाला वो पदभार कब संभाला बेटा, पदभार संभाला 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 को पदभार संभाला, इसका मतलब इस दिन हमारा देश गणतंत्रात्मक देश बना, इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसलिए प्रस्तावना 26 जनवरी 1950 को लागू हुई। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये आपकी अंतिम क्लास है भारतीय संविधान की, इसके बाद आप लोगों को कोई संविधान नहीं पढ़ना है, आप किसी भी एग्जाम को दे। क्या मेरी बात को समझ पाए आप लोग बेटा? ये अंतिम क्लास है आप लोगों की, ये अंतिम बार पढ़ रहे हो आप लोग टॉपिकों को, इसके बाद आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि बात है कॉन्सेप्ट की, ये ध्यान रखें आप लोग। तो आप लोगों की प्रस्तावना का उर्दू अनुवाद किसने किया था, मोहनलाल सक्सेना ने। समझ गए? प्रस्तावना का उर्दू अनुवाद किसने किया, मोहनलाल सक्सेना ने। अब देखो हम लोग यहां प्रस्तावना को बहुत बारीकी से हमने पढ़ा, अब प्रस्तावना पर नजर डालेंगे तो बहुत कुछ हमारा यहां से क्लियर होगा और फिर उसके बाद नए तथ्य निकलेंगे। देखिए हम भारत के लोग, एक एक बात समझते चलना, आप लोग नोट करते चलना, अंडरलाइन करते चलना। हम भारत के लोग, और बेटा बुक मंगवा लेना, आपके पास 25 जुलाई तक का समय है, और अगर आप कोर्स ले रहे हो तो कोर्स के साथ किताबें फ्री मिल रही है। आप जाएंगे कोर्स में जाएंगे तो रायथन क्लासिक कोर्स पे जाके देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा कौन सी किताब किसके साथ क्या क्या फ्री है, देख लेना आप लोग, और घर पहुंचेंगी किताबें आपके। हम भारत के लोग, भारत को सवाल बनता है कि प्रस्तावना के शुरुआती शब्द क्या है, हम कहेंगे हम भारत के लोग। प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार आए, आप कहेंगे 2 बार। हम भारत के लोग, भारत को, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, अब रुक जाइए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब हो गया कि हम किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। भारत है अपने आप में स्वतंत्र है, वो अपने निर्णय लेने में सक्षम है, वो किसी बाहरी शक्ति का अधीन नहीं है। इसका मतलब होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। ये दोनों शब्द हमारे मूल प्रस्तावना में नहीं थे, इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। इन्हें कब जोड़ा गया बेटा, 42वां
संविधान संशोधन 1976 के द्वारा दोनों शब्दों को जोड़ा गया। यहां पे समाजवादी शब्द को भी जोड़ा गया और पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया। समाजवादी का मतलब होता है कि जो हमारे उत्पादन के स्रोत है जो भी है उन पे सबका समान अधिकार हो। पंथ निरपेक्ष का मतलब है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है, ये ध्यान रखें आप लोग। पंथ निरपेक्ष और हमारे पास समाजवादी दोनों शब्द यहां मूल प्रस्तावना में नहीं थे। लोकतंत्रात्मक सब जानते हैं आप लोग, वैसा शासन जो जनता का हो, जनता के द्वारा हो, जनता के लिए हो। वो अब्राहम लिंकन की अपनी परिभाषा पढ़ी होगी। गणराज्य यानी देश का जो सुप्रीम है, देश का सर्वोच्च है, वो क्या हो, वो निर्वाचित हो। हमारा भारत का राष्ट्रपति वंशानुगत ना होकर निर्वाचित है। और भारत के राष्ट्रपति जी ने जो पदभार ग्रहण किया 26 जनवरी 1950 को, हालांकि उनकी जो चुनाव है वो 24 जनवरी 1950 को कर दिए गए, लेकिन उन्होंने पदभार संभाला वो 26 जनवरी 1950 को। इसलिए हमारा भारत देश है जो गणतांत्रिक देश बना, वो गणतांत्रिक देश कब बना, हम लोग कहेंगे 26 जनवरी 1950 को। क्यों? क्योंकि इस दिन भारत के सर्वोच्च ने अपना पदभार संभाला था, जो कि जनता द्वारा निर्वाचित था अप्रत्यक्ष रूप से। उसके समस्त नागरिकों को, अब देखो आपसे पूछेगा, मैं पहले ही कि कितने प्रकार के न्याय की बात कर रहा है। न्याय, स्वतंत्रता और समानता, 3 प्रकार की न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 3 प्रकार के न्याय। कितने प्रकार बेटा? 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समता। ध्यान रखना, रट लेना इनको। हम कहेंगे सामाजिक, क्रम ध्यान रखना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। पहले समाज में बैठेंगे, हमारे पास पैसा होगा तो हम राजनीति में जाएंगे। पहले सामाजिक है, फिर आर्थिक है, फिर राजनीतिक है। कितने प्रकार की न्याय की बात कर रही है प्रस्तावना? 3 प्रकार की न्याय की बात कर रहा है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, हमारे पास विचार अभिव्यक्ति पर विश्वास होगा तो ही हम धर्म की उपासना कर पाएंगे। लाइन लिख लेना, हमें विचार अभिव्यक्ति पर विश्वास होगा तो ही हम धर्म की उपासना करेंगे। हमें विचार अभिव्यक्ति पर विश्वास होगा तो ही हम धर्म की उपासना करेंगे। हमने कहा हमें विचार अभिव्यक्ति पर विश्वास होगा तो ही हम धर्म की क्या करेंगे? उपासना करेंगे। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये क्रम ध्यान रखना है, क्योंकि वो आप लोगों से क्रम पूछेगा कि इन्हें सही व्यवस्थित क्रम में बताइए। स्वतंत्रता 5 डालेगा, लेकिन कहीं अभिव्यक्ति बाद में, कहीं धर्म पहले, कहीं विश्वास बाद में, कहीं उपासना पहले। इसलिए आपको ध्यान रखना है, विचार अभिव्यक्ति में विश्वास होगा तो ही हम धर्म की उपासना करेंगे। क्या कहा मैंने? हमें विचार अभिव्यक्ति में विश्वास होगा तो ही हम धर्म की उपासना करेंगे। हमें विचार अभिव्यक्ति में विश्वास होगा तो ही हम धर्म की उपासना करेंगे। कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 5 प्रकार की। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ध्यान रखना आप लोग, यहां पे समता शब्द का प्रयोग हुआ है, समानता शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। पिछली बार ईओआरओ में एक सवाल पूछा गया था, निम्न में से कौन सा शब्द का प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है, तो वहां पे समानता डाला था। तो समानता शब्द का उल्लेख नहीं है। किस शब्द का उल्लेख है? हम लोग कहेंगे समता शब्द का उल्लेख है। यह अपने आप में अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि समानता शब्द का उल्लेख नहीं है, कौन से शब्द का उल्लेख है? हम लोग कहेंगे गुरुदेव समता शब्द का उल्लेख है। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता, किसकी? प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ठीक है। उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता। आप अखंडता का विस्तार लगा लें। अखंडता जो शब्द है, अखंडता जो शब्द है वो मूल प्रस्तावना में नहीं था। पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, अखंडता, पहले समाजवाद जुड़ा, फिर पंथ निरपेक्ष जुड़ा, फिर अखंडता, तीनों शब्द हैं ये मूल प्रस्तावना में नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बनेगा। बंधुता बढ़ाना क्या है? एक संकल्प है। अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्क्सिस्ट शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, यानी विक्रम संवत के अनुसार बात करेंगे आप लोग। हाँ आएंगे बेटा, आएंगे आप जो भी, फिर कह रहा हूं आप लोगों से, जो भी भाई बहन आपने मेरा पढ़ाने का तरीका देख लिया है, मैं अच्छा पढ़ाता हूं, बुरा पढ़ाता हूं, मेरी शान शकल आपने देख ली है, अच्छी है बुरी है, मेरा स्वभाव आप लोगों ने देख लिया है कि मैं अच्छा हूं, बुरा स्वभाव है, मेरा कैसा स्वभाव है। अगर मुझे आप लोग वाकई ही पहचान गए हैं तो आप कहीं मत जाइए, राजस्थान क्लासेस के कोर्स के साथ जुड़ें आप लोग और अपने अध्ययन को बहुत अच्छी तरीके से आप आगे बढ़ाएं बिना किसी बकवास के, और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, ये मेरा
वादा है आप लोगों से, किताबें साथ में है ताकि मेरा मामला है कि लिखना नहीं है। अब मान लो ये चीजें लिखेंगे, आप बताओ, मैं लिखाने में ध्यान दूंगा, आप लिखने में ध्यान देंगे, याद कौन करेगा? और एग्जामिनर की अपनी भाषा है। तो अपन मैटर को पढ़ रहे, उन्हें अपन कई तरीके से पढ़े ना कि कैसे कैसे सवाल बनेगा। तो ना तो लिखाने में ध्यान जाएगा, ना लिखने में ध्यान जाएगा। लिखाऊंगा, कुछ बातें मेरे से छूटेंगी, लिखेंगे, कुछ आप कानाफूसी आप करेंगे, क्या रह गया? आपका ध्यान डिस्टर्ब होगा। इसलिए मैंने कभी लाइफ में कभी किसी बैच में लिखाया नहीं हो, कभी नहीं लिखाया। आज मैं 15 साल पहले मैं नहीं लिखाता था। मैं आप लोग यही कहता, भाई आप प्रिंटेड ले, मैटर सामने रखें और फिर आप पढ़ें, और उसका रिजल्ट हमारा पॉजिटिव आता है क्योंकि बच्चा उसको याद कर लेता है। और मैं भी पूरी ताकत के साथ उसे समझाता हूं कि उसके किसी न किसी तरीके से उसके दिमाग में बैठेगा। ठीक है, तो आप लोगों के यहां पे देखेंगे। अब मैं आपसे कह रहा था 26 नवंबर 1949 यानी संविधान जो बनके तैयार हुआ, वो तिथि कहां लिखी हुई है? आप लोग कहेंगे प्रस्तावना में। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया, ये बात प्रस्तावना लिखी हुई है। लेकिन लागू कब होगा संविधान? कहीं भी देखो 26 जनवरी 1950 नहीं लिखा हुआ है। नहीं लिखा हुआ ना, 26 जनवरी 1950 यहां प्रस्तावना में नहीं लिखा हुआ है, यानी हमारे पास लागू होने की तिथि नहीं है। लागू होने की तिथि नहीं है। लागू होने की जो तिथि है वो यहां नहीं लिखी हुई है। यहां तो संविधान कब बन के तैयार हुआ वो लिखा हुआ है। लागू होने की जो तिथि कहां लिखी हुई है, ध्यान रखना आप लोग, ये आप लोगों के अनुच्छेद 393, अनुच्छेद 393 में, माफी चाहूंगा 394 में आपके संविधान के लागू होने की तिथि लिखी हुई है कि ये अनुच्छेद आज लागू होंगे, बाकी के सभी अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू होंगे। फिर आपके 3 शब्द लिखे, अंगीकृत करना, अधिनियमित करना, आत्मर्पित करना। और ध्यान रखें, प्रस्तावना वेरी इंपॉर्टेंट, न्याय योग्य नहीं है। कहीं आप इसके आधार पर न्यायालय में चुनौती दे, चुनौती नहीं दे सकते। प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है। प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है कि हम लोग किसी मामले में जाके कोर्ट में खड़े हो गए और कहा देखो साहब प्रस्तावना ये लिखा हुआ है और प्रस्तावना की भाषा ये है, प्रस्तावना ये कह रही है। नहीं, न्याय योग्य नहीं है। इसके आधार पर आप किसी मामले को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। अब देखो, हमारे पास सबसे पहले कहते हैं कि संविधान का मूल स्रोत क्या है। आपको मालूम है कि किस बात से प्रस्तावना शुरू होती है? हम भारत के लोग, भारत को, यानी हम भारत के लोग, शुरुआत यहां से होती है। तो मूल स्रोत क्या है? हमारे पास जनता है। भारत में संप्रभु कौन है? भारत में सर्वोच्च कौन है? भारत में सर्वोच्च जनता है। हम कहेंगे भारतीय संविधान किनकी इच्छा का परिणाम है? हम कहेंगे जनता की इच्छा का परिणाम है। कैसे शुरू होता है? हम भारत के लोग। अब देखो चारों को चारों फैक्ट है, अब इनमें आपको घुमा घुमा के पूछेगा, आप लोग मात खा जाएंगे। प्रस्तावना की शुरुआत कहां से होती है? हम भारत के लोग। मूल स्रोत क्या है? भारत की जनता। भारत की संप्रभुता जनता में नीत होती है। भारतीय संविधान जनता की इच्छा का परिणाम है। यानी प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग, मूल स्रोत भारत की जनता, भारत की संप्रभुता जनता में नीत होती है। भारतीय संविधान जनता की इच्छा का परिणाम है। समझ गए? यानी सब कुछ आपके क्या आएगा? जनता आएगा। क्या आएगा? जनता आएगा। अगला देखिए, संप्रभुता संपन्न, यानी संप्रभु, संपूर्ण प्रभुता संपन्न। हम किसी भारी शक्ति के अधीन नहीं है, हम किसी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है। हम पूर्णतः, चाहे हमारे मामले घरेलू हो, चाहे हमारे आंतरिक मामले हो, चाहे हमारा विदेशी मामले हो, हम पूर्णतः स्वतंत्र हो। यह शब्द होता है संपूर्ण प्रभुता संपन्न। समाजवाद, आपको मालूम है कि समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता तीनों शब्द है वो हमारे मूल प्रस्तावना में नहीं थे। ना हमारे पास समाजवाद था, ना हमारे पास में अखंडता था, ना हमारे पास पंथ निरपेक्ष था। समाजवाद का मतलब है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और जो उत्पादन के स्रोत हैं उन पर सरकार का नियंत्रण होगा। ऐसी बात हमारे अनुच्छेद 39 में नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है। पंथ निरपेक्ष शब्द है, ये भी हमारे मूल संविधान में नहीं था, हमने पढ़ा है पीछे, और मूल संविधान में नहीं था, ये ध्यान रखें आप लोग। ये भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और ध्यान रखना, ये संशोधन 1976 में हुआ। यहां भी आपसे गड़बड़ कर सकता है। अगर लागू होने की बात करें, किसकी बात करें? लागू होने की। अगर आपसे लागू होने की बात करें, किसकी बात करें? लागू होने की बात करें, तो ध्यान रखें वो जनवरी 1977 में लागू हुआ। कब हुआ? जनवरी 1977 में लागू हुआ। तो मूल संविधान नहीं था, 42वें संशोधन में द्वारा जोड़ा गया। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। और 42वां संविधान संशोधन जो लागू हुआ वो जनवरी 1977 में हुआ। क्लियर? आगे देखिए, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। धर्म राज्य का विषय नहीं है, धर्म अपना एक व्यक्तिक विषय है।
धर्म अपना एक व्यक्तिगत विषय है कि आप किस धर्म को मानते हैं, या आपका व्यक्तिगत विवेक है और व्यक्तिगत मान्यता है। राज्य में ना किसी धर्म को मानने से रोकेगा, ना किसी धर्म को बढ़ावा देगा। हम धर्मनिरपेक्ष हैं। मूल संविधान, आप देखो आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे कि अनुच्छेद 25 है, उसमें पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख है। अब आप कहेंगे सर क्या ये पंथ निरपेक्ष शब्द को बाद में जोड़ा है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, तो इसे पहले भी तो जोड़ सकते थे, किसने मना किया? आपकी बात सही है कि पहले भी तो जोड़ सकते थे, मना किसने किया भाई? जोड़ देते। प्रस्ताव रखा गया था, प्रस्ताव रखा गया लेकिन जोड़ा नहीं गया। ध्यान रखें आप लोग, संविधान सभा में के समक्ष प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ने का प्रस्ताव है बृजेश्वर प्रसाद ने रखा था। वेरी इंपॉर्टेंट, सुन लीजिए, ऐसा नहीं पहले नहीं रखा गया था, पहले रखा गया था कि प्रस्तावना में आप पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ दीजिए, और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ने का जो रखा था वो बृजेश्वर प्रसाद ने रखा था। तो कभी पूछा जाए संविधान सभा में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ने का प्रस्ताव किसने रखा, तो आप लोग कहेंगे बृजेश्वर प्रसाद ने रखा। किसने रखा बेटा? बृजेश्वर प्रसाद ने रखा। अब देखिए, हमें ये बात कर रहे थे अभी आप लोगों के कि 1973 का जो केशवानंद भारती वाद है, उसमें कहा था कि ठीक है, आप संविधान प्रस्तावना संविधान का अंग है और आप उसमें संशोधन कर सकते हैं, जैसे जैसे संविधान में संशोधन करें वैसे आप प्रस्तावना में कर दीजिए। लेकिन मूलभूत ढांचा है, यानी आधारभूत ढांचा जिनके बिना हम संविधान की कल्पना नहीं कर सकते, संविधान उन स्तंभों पर टिका हुआ है, उन्हें आधारभूत ढांचा कहते हैं। सवाल बनता है कि पंथ निरपेक्ष शब्द है, उसे आधारभूत ढांचा कौन कौन से वाद में घोषित किया गया? ये बेहतर क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूं आप लोगों को, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। पंथ निरपेक्ष, क्या कहा है मैंने? पंथ निरपेक्ष को आधारभूत ढांचा में शामिल निम्न मामलों में किया गया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 और एसआर बॉम्बे बनाम कर्नाटक राज्य 1994, दो मामलों में ध्यान रखें आप लोग, पंथ निरपेक्ष शब्द को आधारभूत ढांचा में शामिल किया गया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य और एसआर बॉम्बे बनाम कर्नाटक राज्य। क्या मेरी बात को समझ पाए? दोनों वादों में पंथ निरपेक्ष को ध्यान रखें आधारभूत ढांचा घोषित किया गया। लोकतंत्रात्मक, आप सब जानते हैं, ऐसा शासन जो जनता का हो, जनता के लिए हो, जनता द्वारा हो। और अब्राहम लिंकन की परिभाषा आपने पढ़ी होगी, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा स्थापित शासन है, यानी जनता द्वारा निर्वाचित सरकार वहां शासन चलाती है, उसे लोकतंत्रात्मक कहते हैं। अब देखिए, हमारे पास में यहां देखेंगे कि हमारे पास प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र, क्योंकि हमारे यहां पे प्रत्यक्ष यानी हम सीधा मतदान करते हैं। हमने एमपी चुने, एमएलए चुने, तो हमने प्रत्यक्ष मतदान किया, लेकिन हमने राष्ट्रपति चुना, उपराष्ट्रपति चुना, हमने राज्यसभा के सदस्य चुने, लेकिन हमने नहीं चुने, हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा चुना गया, उसे अप्रत्यक्ष कहते हैं। और भारत का राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष होता है, जनता द्वारा किया गया, लेकिन जनता ने खुद ने मतदान नहीं किया, जनता ने जो चुन के प्रतिनिधि भेजे उन्होंने मतदान किया। ये ध्यान रखें। गणराज्य, मैंने पहले ही कहा आप लोगों से, देश का जो सर्वोच्च होता है वो वंशानुगत ना होके उसका चुनाव किया जाता है, उसे हम गणराज्य कहते हैं। और हमारा देश है वो गणराज्य कब बना? 26 जनवरी 1950 को। क्यों बना? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश के सर्वोच्च ने राष्ट्रपति का चुनाव किया, राष्ट्रपति चुने हमारे 24 जनवरी को, और 26 जनवरी को उन्होंने राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया। देश का सर्वोच्च जो कि निर्वाचित हो, उन्होंने पद 26 जनवरी को ग्रहण किया, इसलिए 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और प्रस्ताव अभी 26 जनवरी को ही लागू हुई। क्लियर है ना? समझ गए आप लोग? तो इंग्लैंड में वंशानुगत होता है, वो राजतंत्र है, हमारे यहाँ निर्वाचित होता है, हमारे यहाँ क्या है? गणतंत्र है। हालांकि चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है, जनता के जो प्रतिनिधि हैं वो जाके वहां मतदान करते हैं, लेकिन रहेगा तो एक तरीके से हम लोग कहेंगे निर्वाचित ही। इसलिए हमारा भारत देश गणराज्य है। और भारत देश गणराज्य कब बना? 26 जनवरी 1950 को। हम गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी 1950 को। क्यों मनाते हैं? इसलिए मनाते हैं गुरुदेव, क्योंकि हमारे देश का मुखिया ने जो पदभार ग्रहण किया वो 26 जनवरी को ग्रहण किया। आगे बात करते हैं नागरिकों के लिए न्याय। नागरिकों के लिए कौन कौन सी न्यायों की बात की गई है? हम कहेंगे 3 प्रकार की न्याय। मैंने पहले कहा आप लोगों से, न्याय 3 प्रकार की है, आपके समता 2 प्रकार की है, स्वतंत्रता 5 प्रकार की है। प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्यायों को लेकर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। हम समाज में बैठेंगे तो हमें पैसा और राजनीति चाहिए। समाज पहले आएगा, इस बात को ध्यान रखना, फिर पैसा आएगा, फिर आप राजनीति में जाएंगे। बिन पैसा राजनीति में नहीं जाएंगे, ऐसा आप कल्पना कर लीजिए। यानी पहले समाज चाहिए आपको, और समाज में बैठेंगे तो पैसा चाहिए, पैसा चाहिए तो राजनीति में जाएंगे, राजनीति ध्यान रखना बाद में आएगा।
नागरिकों के लिए समता, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों के नोट डाल दें स्पष्ट रूप से कि प्रस्तावना में समानता शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है, प्रस्तावना में समता शब्द का उल्लेख हुआ है। प्रस्तावना में समता शब्द का उल्लेख नहीं हुआ, प्रस्तावना में समानता शब्द का उल्लेख नहीं हुआ, माफी चाहूंगा, समता शब्द का उल्लेख, नोट लगा लेना। समानता शब्द का उल्लेख नहीं है, हालांकि समता को ही हम समानता कहते हैं, लेकिन ध्यान रखें आप, नमस्ते सभी को बेटा, हम समता को ही समानता कहते हैं, हम समता को ही समानता कहते हैं, हम समता को ही समानता कहते हैं, है ना बेटा। कोई भी आपको किसी प्रकार की जिज्ञासा हो, आपके मुझे मालूम नहीं है, आप अपना यहां आप लोग मैसेज करें, कोई भी चीज हो आप लोगों के लिए तो मैसेज डाल दें आप, ठीक है। व्यक्तिगत कमेंट मैंने पहले भी कहा है आप लोगों से, मैं नहीं लूंगा। आपके किताब नहीं पहुंची नहीं पहुंची, है ना, तो अब मिल जाएंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, मिल जाएंगे किताब, आप बिना कोर्स के ले सकते हैं। तो आप मैसेज डालें बेटा। यहां मैंने फिर कहा है आपका व्यक्तिगत कमेंट मैं नहीं लूंगा। मैं अच्छा हूं बुरा हूं, मेरा सिद्धांत अच्छा है बुरा है, मुझे आप एक्सेप्ट कर रहे नहीं कर रहे, लेकिन मेरा सिद्धांत यह है कि मैं आपका अनावश्यक समय खराब किसी विद्यार्थी का नहीं करूंगा। आपकी व्यक्तिगत किसी बच्चे की समस्या है तो व्यक्तिगत ही संपर्क करें आप लोग, क्योंकि एक बच्चे की समस्या लूंगा वो खत्म होगा, दूसरा कमेंट आएगा, फिर उसका लूंगा, तीसरा कमेंट लूंगा, पता लगा कि 30-40 मिनट में कुछ नहीं पढ़ा पाया। और अगर आराम से मैं अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा 30-40 मिनट में, तो मैं 2 घंटे क्लास को 40 मिनट में ही कवर कर जाऊंगा। 2 घंटे लगाने की जरूरत नहीं है हम लोगों को, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमें 2 प्रकार की समता की बात कर रहा है, वो प्रतिष्ठा और अवसर की कर रहा है। बाकी 25 जुलाई तक आप लोगों को जो मिल रहा है वो कभी मिलने वाला नहीं है, इसलिए आप इसका लाभ उठाएं। प्रस्तावना में समता शब्द का प्रयोग किया गया है, समानता का नहीं। नागरिकों के लिए स्वतंत्रता, मैंने कहा कितनी स्वतंत्रता, 5 प्रकार के। क्रम ध्यान रखना, आपको विचार अभिव्यक्ति में विश्वास होगा तो ही धर्म की उपासना करेंगे। इस लाइन को लिख लेना है आप लोगों को, विचार अभिव्यक्ति में विश्वास होगा तो ही धर्म की आप उपासना करेंगे। और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको मालूम है कि जो अनुच्छेद 19 है वहां भी दी गई है, हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों में। और धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 भी दी गई है। प्रस्तावना में संकल्प क्या है, ऐसे सवाल पूछेगा आप लोगों से, है ना। प्रस्तावना में संकल्प क्या है, तो प्रस्तावना में संकल्प की बात करेंगे हम लोग तो व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। फिर सुनिए, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, मैंने 3 शब्द बोले हैं, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना, यह प्रस्तावना में बंधुता बढ़ाने के लिए है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि प्रस्तावना में बंधुत्व बढ़ाने का मतलब क्या है, कि आप लोगों के व्यक्ति की गरिमा, आप लोगों राष्ट्र की एकता और अखंडता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना, यह आपका प्रस्तावना में क्या है, संकल्प है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। बहुत बढ़िया। एक भाई हमारा नवदीप सिंह कह रहे हैं मेरा बर्थडे है। बिल्कुल, आपको बेटा बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपकी मेहनत है, उसी की वजह से आप लोग सरकारी सेवा में गए, तो मेरी तरफ से खूब सारा आशीर्वाद आपको। मेहनत बेटा आपकी होती है, हमारा तो 1% रोल रहता है जो केवल दिशा देना। कोई विद्यार्थी मान लेता है, कई बार विद्यार्थी मानता नहीं है, वो अलग बात है। आपकी मेहनत है। मेरे भाई को बहुत बहुत आपको बर्थडे की शुभकामनाएं भी, और आपको सरकारी सेवा प्राप्त हुई, आपको बिल्कुल बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप निश्चित तौर से अपने जहां भी आप पोस्टेड हैं वहां अपना ईमानदारी के साथ आप अपना जो भी आप लोगों को दायित्व मिला है उसे आप लोग ईमानदारी के साथ निर्वहन करें, पूर्ण निष्ठा के साथ निर्वहन करें। यही मेरी तरफ से आप लोगों से आपको आशीर्वाद है। चलिए बेटा, अखंडता शब्द है वो मूल संविधान में नहीं था, वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 26 नवंबर 1949 ये तिथि है। यहां पे 3 शब्द लिखे हुए, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्म अर्पित। मैंने पहले ही कहा आप लोगों से कि प्रस्तावना में संविधान तैयार होने की तिथि है, प्रस्तावना में संविधान लागू होने की तिथि नहीं है। संविधान लागू होने की तिथि है वो अनुच्छेद 394 में लिखी हुई है कि 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। यहां प्रस्तावना में केवल ये लिखा हुआ है कि हमारा संविधान है वो कब बन के तैयार हुआ। बेटा, इतनी मेहनत करने के बाद भी आपको मालूम है कि आप लोगों से लाइक के लिए कहना पड़ता है। ये एक सब आप लोग कहेंगे कि एक ऐसा डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म जहां आप लोगों को एक बहुत मेहनत शिद्दत के साथ पढ़ाया जाता है, अपनी पूरी ऊर्जा झोंकी जाती है टीचर के द्वारा, और फिर ये कहा जाता है ना, तो इससे निश्चित तौर से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि हम किस प्रकार की मानसिकता का मानव हो चुका है। मैंने आपका नहीं कहा, मैंने मेरा सबका कहा है कि हम किस प्रकार की मानसिकता के मानव हो चुके हैं कि हमें केवल हमारा चाहिए, दूसरे को हमें कुछ नहीं देना।
आप इस बात को सोच लेना, मैंने जो शब्द बोला है। 3 शब्द हैं आप लोगों के, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित। यहां पे आपका अंगीकृत का मतलब है स्वीकार करना, अधिनियमित का मतलब है लागू करना, और आत्मर्पित का अर्थ है स्वयं को संविधान सौंपना। आप कहेंगे सर लागू करना क्यों लिखा है? अरे भाई 15 प्लस में एक अनुच्छेद हमारे पास कौन सा, 394, तो ये लागू भी तो हुए हैं ना। ये लागू कब हुए हैं? ये 26 नवंबर 1949 को ही तो लागू हुए हैं हमारे पास 16 अनुच्छेद। तो इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत करना। यहाँ पे 3 शब्द हैं आप लोगों के, अंगीकृत मतलब स्वीकार करना, अधिनियमित का मतलब हो गया लागू करना, और आत्म अर्पित का मतलब हो गया स्वयं को, आत्मा को। तो आत्म अर्पित का मतलब स्वयं को संविधान सौंपना। अंगीकृत मतलब स्वीकार कर लिया हमने, अधिनियमित कर दिया लागू करना, आत्म अर्पित का अर्थ है स्वयं को संविधान सौंपना। ये 26 नवंबर 1949 को, और इसी दिन संविधान है हमारा आंशिक रूप से लागू भी हो जाता है ना। हाँ ठीक है, हाँ खरीद सकते हैं बेटा, ले लीजिए, आप मैसेज कर देना, आप यहाँ इस नंबर पे कॉल कर लेना, आप लोग ले सकते हैं। आप लोग अगर आपको स्पेशल बुक चाहिए तो बुक पे भी तो आपको दे रखा है, आप लीजिए मन चाहे जो बुक आपका। ठीक है, तो अंगीकृत कर स्वीकार करना, अधिनियमित कर लागू करना, आत्मर्पित कर स्वयं को संविधान सौंपना। ठीक है, और संविधान लागू जो होगा, लागू होने की जो तिथि है वो तिथि कब है? तो ध्यान रखें आप लोग, वो है अनुच्छेद 394 में 26 जनवरी 1950 को। प्रस्तावना में हम लोग कहेंगे कि किस किन के उद्देश्य और आदर्शों की व्याख्या होती है। मौलिक अधिकार, क्योंकि स्वतंत्रता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार आया? 2 बार। और ध्यान रखें प्रस्तावना में लोग एवं नागरिक दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। लोग का मतलब है कि वो विदेशी हो देशी हो सबके लिए है, और नागरिक का मतलब है केवल भारतीय। तो प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितने बार हुआ है? 2 बार। और प्रस्तावना में लोग और नागरिक शब्द का उल्लेख हुआ है। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। ये आपके 5-7 क्वेश्चन है जो फटाफट निकाल लेते हैं हम लोग। संविधान सभा के समक्ष पंडित नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया? पढ़ाया मैंने आप लोगों को, आप ध्यान रखेंगे कितने, आप लोग कहेंगे 13 दिसंबर, और मैंने बताया कि 9 दिसंबर को जो वार था वो आपका सोमवार का वार था। उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। उद्देश्य प्रस्ताव में कितने अनुच्छेद थे? आप लोग कहेंगे 8 अनुच्छेद। प्रस्ताव रखा गया प्रथम अधिवेशन में, प्रस्ताव पारित हुआ द्वितीय अधिवेशन में। ध्यान रखना, प्रस्ताव रखा गया प्रथम अधिवेशन 13 दिसंबर 1946 को, पारित नहीं हुआ, मना कर दिया। नेहरू ने कहा पारित करो, डॉक्टर अंबेडकर साहब और जयकर साहब ने कहा इसे पारित नहीं करेंगे क्योंकि मुस्लिम लीग है आज इस सभा में उपस्थित नहीं है। जब उपस्थित नहीं है तो इसे पारित नहीं करेंगे। 13 दिसंबर 1946। फिर दूसरा अधिवेशन चल रहा था 22 जनवरी 1947 को, मुस्लिम लीग शामिल हो गया था तो यहां पारित कर दिया गया। कितने अनुच्छेद थे? 8। तो प्रस्ताव रखा गया प्रथम अनुच्छेद में, प्रस्ताव प्रथम अधिवेशन में, प्रस्ताव पारित हुआ द्वितीय अधिवेशन में। कितने अनुच्छेद थे? 8। प्रस्तावना शब्द में ध्यान रखें कि आपके समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द नहीं थे। इनको जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। संशोधन 1976 में हुआ है, संशोधन 1976 में हुआ है, लेकिन संशोधन जो लागू हुआ वो लागू आपके 3 जनवरी 1977 को हुआ। 3 जनवरी 1977 को, ये ध्यान रखें आप लोग। यहां आप लोगों को बेटा एक बात ध्यान रखना, जो कमेंट करके डिलीट करता है ना उस बच्चे से मेरी बहुत एलर्जी है। ऐसा कमेंट लिखे क्यों कि हमें डिलीट करना पड़े? मैं इसकी बहुत सख्त, इसमें मेरी नाराजगी रहती है, बहुत नाराजगी रहती है। अगर आपने कमेंट लिखा तो आपको इतनी दिक्कत क्या हो गई कि आपने पहले बार कमेंट लिखा? नहीं लिखना चाहिए था। और फिर वो इतनी एलर्जी क्यों कर गया कि उसे डिलीट करना पड़ा? ये आदत छोड़ दीजिए, ये एक अच्छे विद्यार्थी की पहचान नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा आप लोग अच्छे विद्यार्थी नहीं है, आप अच्छे विद्यार्थी होंगे, लेकिन आप कमेंट लिख के डिलीट कर रहे हैं तो ये पहचान नहीं है अच्छे विद्यार्थी की। ये ध्यान रखें आप लोग। मुझे बहुत विरोध है इस शब्द से, सुधर जाइए। अगर आपको मेरे अनुसार चलना है तो फिर आप लोगों को अपनी आदतें छोड़नी पड़ेंगी या मुझे छोड़ के चली जाइए, दोनों में से एक निर्णय लेना पड़ेगा। राजस्थान के साथ आगे बढ़ना आसान नहीं है बेटा। यहां से तंग होकर बहुत विद्यार्थी जाते हैं, 2-4 तो मुझे गाली निकाल जाते होंगे दिन में, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मेरा धर्म निभा रहा हूं। चलिए, तो आपके ध्यान रखें 42वें संविधान संशोधन है वो 1976 द्वारा। 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, लेकिन आपसे पूछे लागू कब हुआ तो आप लोग कहेंगे 3 जनवरी 1977 को। संविधान
सभा द्वारा प्रस्तावना कब स्वीकार किया गया, मैंने बात की गई 17 अक्टूबर 1949 को, लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया 22 जनवरी को। दोनों बातें अलग अलग है। हम कहेंगे कि वो सदस्य जिनके द्वारा संविधान सभा का है वो उद्देश्य प्रस्ताव है, उसका अनुवाद है वो उर्दू में किया गया था। किसमें किया गया बेटा, उर्दू में किया गया। तो वो कौन है, मोहनलाल सक्सेना, है ना। अब देखो प्रस्तावना, मैंने कहा आप लोगों से पंथ निरपेक्ष शब्द, पंथ निरपेक्ष शब्द, पंथ निरपेक्ष शब्द है, कहा कि जोड़ दीजिए। जब संविधान सभा की बैठक चल रही थी तो वो थे ब्रजेश्वर प्रसाद। कौन थे, ब्रजेश्वर प्रसाद थे। और ये मोहनलाल सक्सेना ने कहा कि साहब ऐसा है, आप महात्मा गांधी शब्द शामिल कर दो। उस समय ऑप्शन आए थे कि भाई हम क्या क्या शामिल करें, तो ब्रजेश्वर प्रसाद ने तो कहा कि आप इसमें पंथ निरपेक्ष शब्द शामिल कर लो। और यहां पे ध्यान रखें कि आप लोगों के शिवन लाल सक्सेना साहब है, उन्होंने कहा महात्मा गांधी शब्द शामिल कर दो। यहां पे एचवी कामत साहब हैं, उन्होंने कहा ईश्वर शब्द शामिल कर लो। और रोहिणी कुमार चौधरी है, उन्होंने कहा देवी शब्द जोड़ दीजिए। कौन शब्द, देवी शब्द जोड़ दीजिए। तो देवी शब्द जोड़ने का प्रस्ताव है वो रोहिणी कुमार चौधरी ने, एचवी कामत ने ईश्वर शब्द जोड़ने का प्रस्ताव, और ध्यान रखें शिवलमल सक्सेना ने महात्मा गांधी शब्द जोड़ने का प्रस्ताव रखा। ब्रजेश्वर प्रसाद ने पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ने का प्रस्ताव रखा। देखो केवल आपके पंथ निरपेक्ष नहीं, अनिवार्य सैन्य शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा, 3 शब्द जोड़ने का प्रस्ताव ब्रजेश्वर प्रसाद जी ने रखा था। ये ध्यान रखें आप लोग, रोहिणी कुमार, देवी शब्द, कामत साहब, ईश्वर शब्द, शिवनमल सक्सेना, ध्यान रखें महात्मा गांधी, ब्रजेश्वर प्रसाद ने पंथ निरपेक्ष, अनिवार्य सैन्य शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा शब्द जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया। और ध्यान रखें प्रस्तावना लागू कब हुई, 26 जनवरी 1950 को। क्यों, क्योंकि इसमें गणराज्य शब्द लिखा हुआ है और हमारा भारत देश गणराज्य 26 जनवरी 1950 को बना, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति ने अपना पदभार यहां ग्रहण किया था। और कितनी बार संशोधन हुआ है, 1 बार। अब देखिए आपके सवाल, आप जो भी भाई बहन जो बात कर रहा है, मैं इस किताब की बात कर रहा हूं। आप ये जो किताब है, ये किताब इंडिया पॉलिटी की है। आप सेकंड ग्रेड में जाएं, फर्स्ट ग्रेड में जाएं, ईओआरओ में जाएं, कहीं भी जाएं, आपको इंडिया पॉलिटी का मैटर इसमें से मिलेगा। ये ना मैंने इस पुस्तक से कोमा उठाया है, ना इस पुस्तक से मैंने कोमा जोड़ा है। अब आप जो 25 जुलाई तक आप लोगों को यहां मैंने जो बात की है, आप कोई बच्चा कोई भी कोर्स लेना चाहता है तो ले सकता है। उस कोर्स के साथ आपको किताबें साथ में आएंगी। कौन कौन सी किताबें हैं आपके, जैसे रीट का आप कोर्स ले रहे हो तो आपको 6 किताबें हैं, ईओआरओ के ले रहे हो तो 8 किताबें हैं, राजस्थान सामान्य ज्ञान के आपके 5 किताबें हैं। तो अलग अलग बैच के साथ अलग अलग अवेलेबल है। अगर आप सिंगल किताब भी मंगवाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल 25 जुलाई तक मंगवा सकते हैं। यहां भी आप लोगों को विशेष छूट है, आप मंगवा लीजिए। कोई भी सिंगल किताब लेंगे तो सिंगल में भी है। बाकी मस्त रहिए आप लोग, और 8:15 बजे आप लोग उपस्थित रहे। अपने 35-40 मिनट कम नहीं होते, 35-40 मिनट अपन रूटीन में दे दिया, बहुत कुछ हो जाएगा। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी को राम राम साहब। ये पीडीएफ है आप लोगों को, ये पीडीएफ आप लोगों को यहां मिल जाएगी, आप यहां से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब। हाँ आ जाएगा बेटा, जिसको लेना ले लीजिए, मत चूकिए आप लोग, आपके पास अवसर है, बहुत फायदा है आप लोगों को, ले लीजिए।